पिछले वीडियो में हम लोगों ने वैद्युत क्षेत्र के और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बारे में पढ़ा था, जिसमें एक बिंदु आवेश के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। फिर एक ऐसा भी सिस्टम हम लोगों ने लिया था जिसमें चार आवेश थे। आज हम लोग पढ़ेंगे वैद्युत द्विध्रुव। वैद्युत द्विध्रुव भी एक्चुअली दो आवेशों का एक सिस्टम होता है, जिसमें दो आवेश होते हैं, लेकिन कैसे? दोनों परिमाण में बराबर होते हैं और प्रकृति में विपरीत, यानी उनकी चिन्ह विपरीत होते हैं। इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस। क्या है वैद्युत द्विध्रुव? इलेक्ट्रिक डाइपोल। वैद्युत द्विध्रुव वह निकाय है जिसमें परिमाण में बराबर परंतु प्रकृति में विपरीत दो आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित होते हैं। वैद्युत द्विध्रुव या इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या है? वह निकाय है जिसमें परिमाण में बराबर एवं प्रकृति में विपरीत दो आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित होते हैं। एक कैसा सिस्टम है जिसमें इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय ए डिस्टेंस। दो आवेश जिनके परिमाण q है और बीच की दूरी को हमने ले लिया है 2l। तो ये एक वैद्युत द्विध्रुव है। जो मॉलिक्यूल होते हैं, अणु होते हैं, जैसे H2O, NaCl, HCl, ये मॉलिक्यूल वैद्युत द्विध्रुव के एक उदाहरण हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि इन मॉलिक्यूल में, इन अणुओं में धन आवेश का केंद्र और ऋण आवेश का केंद्र ठीक एक बिंदु पर न होकर के, संपाती न होकर के थोड़े से डिस्टेंस पे होते हैं। तो ऐसे अणुओं को हम लोग वैद्युत द्विध्रुव के उदाहरण के रूप में, एक्चुअली अणु दो तरह के होते हैं, ध्रुवीय अणु, अध्रुवीय अणु, पोलर मॉलिक्यूल, नॉन पोलर मॉलिक्यूल। पोलर मॉलिक्यूल वो मॉलिक्यूल होते हैं जिनके धन आवेश का केंद्र और ऋण आवेश का केंद्र एक बिंदु पर नहीं होता है, यानी उनके बीच में कुछ डिस्टेंस होता है, जैसे HCl, NaCl, H2O। और नॉन पोलर मॉलिक्यूल अध्रुवीय अणु कैसे होते हैं? जिनके धन आवेश का केंद्र और ऋण आवेश का केंद्र एक बिंदु पर ही होता है। धन आवेश का भी केंद्र वही, ऋण आवेश का भी केंद्र वही। तो उसमें नेट कोई वैद्युत द्विध्रुव नहीं होगा। और ऐसे जैसे H2, N2, ये नॉन पोलर मॉलिक्यूल हो गए। और अगर किसी भी मॉलिक्यूल का प्लस धन आवेश का केंद्र और ऋण आवेश का केंद्र, अगर उनके बीच कोई भी डिस्टेंस बनता है तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? ऐसे मॉलिक्यूल को क्या, अगर एक बिंदु पर नहीं है उनके धन आवेश और ऋण आवेश के सेंटर, तो उनको हम लोग क्या कहेंगे? ध्रुवीय मॉलिक्यूल, ध्रुवीय अणु कहेंगे। और ये वैद्युत द्विध्रुव के उदाहरण हो सकते हैं। तो वैद्युत द्विध्रुव का जो स्ट्रेंथ होता है, सामर्थ्य होता है, एक सदिश राशि द्वारा व्यक्त किया जाता है, जिसे हम लोग डाइपोल मोमेंट या द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। डाइपोल मोमेंट या द्विध्रुव आघूर्ण। ये क्या होता है डाइपोल मोमेंट? इसको हम लोग P से रिप्रेजेंट करते हैं। तो किसी वैद्युत द्विध्रुव का द्विध्रुव आघूर्ण या डाइपोल मोमेंट क्या होता है? ये जो दो आवेश हैं, -q और +q, और इनकी बीच की दूरी 2l। तो द्विध्रुव आघूर्ण q क्रॉस 2l होता है। यानी हम कह सकते हैं किसी वैद्युत द्विध्रुव का द्विध्रुव आघूर्ण दोनों आवेश में से किसी भी एक आवेश के परिमाण एवं दोनों आवेशों के बीच की दूरी के गुणनफल के बराबर होती है। और ये एक सदिश राशि है, इसलिए हमने वेक्टर फॉर्म में लिखा है। इसकी दिशा क्या होती है? द्विध्रुव के अक्ष के अनुदिश ऋण आवेश से धन आवेश की ओर होती है। ये वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा है। इसको हम लोग किस तरीके से लिखे? सदिश रूप में लिखे हैं। क्या हो गया? यहाँ द्विध्रुव आघूर्ण हो गया, ये वैद्युत द्विध्रुव के किसी भी एक आवेश का परिमाण हो गया, और ये दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा का सदिश है, ऋण से धन की ओर। कैसा सदिश है? ऋण से धन की ओर। तो द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा भी आपको जानना होगा। क्या है? द्विध्रुव के अक्ष के अनुदिश ऋण आवेश से धन आवेश की ओर। और इसका मात्रक क्या होगा? एकदम क्लियर है, कूलम्ब इनटू मीटर। तो अब हम लोग पढ़ेंगे डाइपोल फील्ड, यानी कि वैद्युत द्विध्रुव के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। यहां हम लोग तीन स्थितियों का अध्ययन करेंगे: अच्छी स्थिति, निरक्षीय स्थिति और एक कोई भी स्थिति। तो
अब सबसे पहले हम लोग पढ़ने जा रहे हैं अच्छी स्थिति में वैद्युत द्विध्रुव के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब हम लोग पढ़ेंगे वैद्युत द्विध्रुव के कारण अच्छी स्थिति में उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अच्छी स्थिति यानी एक्सियल पोजीशन। ये देखिए वैद्युत द्विध्रुव है जिसके आवेश कितने हैं -q और +q और बीच की अल्प दूरी कितनी है 2l। इसके मध्य बिंदु O से स्मॉल r दूरी पर इसके अच्छी स्थिति में एक बिंदु P स्थित है। अब इस वैद्युत द्विध्रुव के कारण हमको इस बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को ज्ञात करनी है। तो हम लोग जानते हैं वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए आवेश के साथ साथ दूरी का भी ज्ञात होना आवश्यक है। तो बिंदु B पर जो +q आवेश है उसकी P से दूरी कितनी हो जाएगी r - l, क्योंकि ये दूरी r है और ये दूरी कितनी है l है, क्योंकि 12 है तो ये दोनों l होंगे। तो r और ये l, तो r में से l माइनस हो गया तो कितना बचा r - l, और ये डिस्टेंस कितना आ जाएगा r + l। कैसे, यहां से यहां तक का डिस्टेंस r है और यहां से यहां तक डिस्टेंस l है, तो टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा r + l। तो दोनों आवेशों की बिंदु P से दूरी हम लोग को निकल गई। अब हम लोग मानेंगे कि माना A व B पर स्थित आवेशों के कारण बिंदु P पर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्रमशः EA व EB है। क्रमशः EA व EB है। आप E1 व E2 भी मान सकते हैं, E + Q E-Q E + Q भी मान सकते हैं। तो EA कितना हो जाएगा, A पर स्थित आवेश के कारण बिंदु P पर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी 1/4πε0। हमने आवेश को इस वैद्युत द्विध्रुव को एक निर्वात में लेके चले हैं, एक ऐसे माध्यम है जो निर्वात है। अगर आप चाहे तो कोई ऐसा माध्यम भी ले सकते हैं जिसका परिबलतांक k हो, तो k लिखना पड़ेगा, बाद में फिर निर्वात के लिए k = 1 कर देंगे, लेकिन हमने पहले से ही निर्वात ले लिया है। तो फिर इस आवेश -q के कारण बिंदु P पर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, आवेश हो गया q और यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना है r + l का होल स्क्वायर। अब ये सदिश राशि है तो इसकी दिशा क्या होगी, ऋण आवेश है तो हम लोग जानते हैं बिंदु से ऋण आवेश की ओर, इसको हम लोग पिछले वीडियो में डिस्कस किए थे डायरेक्शन को। तो EA का डायरेक्शन बिंदु P पर इधर होगा, इधर P से A की ओर, और EB 1/4πε0, यह आवेश +q है और यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना है r - l का होल स्क्वायर हो जाएगा। और इसकी दिशा, ये धन आवेश है तो धन आवेश से दूर जाते हुए, यानी EB का डायरेक्शन ये हो जाएगा B से P की ओर। तो हम लोग क्या देख रहे हैं, बिंदु P पर दोनों आवेशों के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रताएं जो E और EB है उनका दिशा एक दूसरे के विपरीत है। तो दो सदिश राशि अगर एक दूसरे से विपरीत दिशा में हो तो परिणामी कैसे निकालते हैं, जो बड़ा होगा उसमें से छोटे वाले को माइनस कर देंगे, जिसका परिमाण बड़ा होगा इसमें से किसका परिमाण बड़ा है। आप एकदम साफ साफ दिख रहा है कि EB का परिमाण EA से बड़ा है। क्यों, क्योंकि इसका हर छोटा है, डिनोमिनेटर जो है इसका इसके डिनोमिनेटर से छोटा है, बाकी सब कुछ तो सेम है। तो चूंकि EB इज ग्रेटर देन EA, इसलिए बिंदु P पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E क्या हो जाएगा EB - EA। अब हम लोग को EB में से EA को माइनस करना होगा, तो इसके वैल्यू पुट कर दे। EB का वैल्यू कितना हो गया
1/4πε0 Q अपान R माइनस L का होल स्क्वायर माइनस 1/4πε0 Q अपान R प्लस L का होल स्क्वायर। अब इसमें से क्या कॉमन है? Q अपान 4πε0 कॉमन है। ऊपर हम ये मिटा देते हैं। तो नेट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, अच्छा इसकी दिशा क्या होगी? जो बड़ा सदिश कौन सा बड़ा EB, तो इसकी दिशा भी वही होगी, क्योंकि EB ये से बड़ा है तो नेट वैद्युत क्षेत्र की दिशा भी वही होगी, B से P की ओर, B से P की ओर। अब इसमें हम कॉमन ले लेते हैं Q अपान 4πε0, तो क्या आएगा? 1/R माइनस L का होल स्क्वायर माइनस 1/R प्लस L का होल स्क्वायर। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से इसको सॉल्व कर लेते हैं। R प्लस L का होल स्क्वायर माइनस R माइनस L का होल स्क्वायर अपान R माइनस L का होल स्क्वायर इंटू R प्लस L का होल स्क्वायर। अब Q अपान 4πε0 ये क्या होगा? R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर प्लस 2RL, और ये होगा R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर माइनस 2RL। तो R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर से R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा और 2RL प्लस 2RL ऐड होकर के कितना हो जाएगा? 4RL। हमारे पास जगह नहीं है, उसको एक्सपेंड नहीं कर रहे। और यहाँ R माइनस L इंटू R प्लस L क्या हो जाएगा? R स्क्वायर माइनस L का होल स्क्वायर। इसका जैसे ही आप एक्सपेंशन करेंगे पूर्वक सूत्र पर, तो क्या होगा? R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर प्लस 2RL, और इसका क्या होगा? R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर माइनस 2RL। R माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो सबके साइन चेंज हो जाएंगे, R स्क्वायर से R स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, L स्क्वायर से L स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा और 2RL ऐड होकर के 4RL हो जाएगा। अब हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं? 2 इंटू 2QL, 4QL है तो उसको 2 इंटू 2QL इंटू R अपान R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब 4πε0 तो है ही, इसको 2QL क्यों कर दिए? क्योंकि हम लोग जानते हैं 2QL क्या है? द्विध्रुव आघूर्ण है, P है, तो 2QL के प्लेस पे क्या लिख दें? P। तो ये हो जाएगा दिस इंप्लाइज, या इसको 2 ये बदल सकते हैं 2 इंटू P इंटू R अपान 4πε0 R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब जानते हैं L का वैल्यू बहुत ही कम है और R उसके कंपैरिजन में बहुत ज्यादा है, तो R स्क्वायर क्या होगा? L स्क्वायर से बहुत ज्यादा हो जाएगा। तो उस केस में हम लोग R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर की तुलना में, यानी R स्क्वायर की तुलना में L स्क्वायर को नगण्य मानते हुए R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर के प्लेस पे क्या लिख देंगे? R स्क्वायर ही लिख देंगे। तो उस स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या आ जाएगी? अब हमारे पास यही जगह है, ये लिख देते हैं 2PR अपान 4πε0, और R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर के प्लेस पे अगर R स्क्वायर लिख देंगे तो R स्क्वायर का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा? R टू द पावर 4, ये कैंसिल हो जाएगा और 3। तो दिस इंप्लाइज P इक्वल टू होगा, ये फाइनल फार्मूला आ रहा है 1/4πε0 2P अपान R क्यूब E इक्वल टू, सर ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। ये 4πε0 थोड़ा क्लियर दिख रहा है कि नहीं? अब ये सदिश राशि है तो चाहे तो आप इसमें P कैप भी लगा सकते हैं। अगर इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना हो तो P कैप लगा देंगे तो ये क्या हो जाएगा? वेक्टर फॉर्म। यानी इसकी दिशा क्या होती है? वैद्युत क्षेत्र की दिशा क्या होती है? ध्यान देंगे, द्विध्रुव आघूर्ण के अनुदिश। अच्छी स्थिति में जो वैद्युत क्षेत्र की दिशा है वो ठीक क्या है? वैद्युत क्षेत्र द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा क्या है? ऋण से धन की ओर, और नेट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा भी क्या आ रही है? वही है, ऋण से धन की ओर। तो हम कह सकते हैं अच्छी स्थिति में जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता उत्पन्न होती है उसकी दिशा द्विध्रुव आघूर्ण के अनुदिश होती है। तो अगर वेक्टर फॉर्म में लगाना है तो आप यहाँ कैप लगा देंगे। पी कैप क्या होगा? एक यूनिट वेक्टर है, इकाई सदिश है जिसका परिमाण तो एक है,
लेकिन दिशा वही है जो वेक्टर P की। तो ये अच्छी स्थिति में उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए व्यंजक है, इसको आप ध्यान से देखिए। यहाँ पे L स्क्वायर चमक के कारण नहीं दिख रहा था, इसलिए हमने इसको थोड़ा पास करके लिख दिया। R माइनस एल इंटू आर प्लस एल क्या होता है? आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। तो ये अब आपको दिख रहा होगा। ओके, अब हम लोग पढ़ेंगे निरक्षीय स्थिति में वैद्युत ध्रुव के निरक्षीय स्थिति में उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता वैद्युत ध्रुव के कारण। यहाँ देखिए हमने एक वैद्युत ध्रुव लिया है जिसकी आवेश क्या है? माइनस क्यू प्लस क्यू, और बीच की दूरी कितनी है? 2l, और इसके मध्य बिंदु O से लंबवत r दूरी पर एक बिंदु P है जिस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को ज्ञात करनी है। मान लेते हैं, फिर वही मानेंगे कि माना A और B पर स्थित आवेशों के कारण, माना A और B पर स्थित आवेशों के कारण बिंदु P पर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्रमशः EA व EB है। आप E1 E2 या E माइनस क्यू E प्लस क्यू भी ले सकते हैं। तो E इक्वल टू क्या होगा? 1/4πε0 EA, आवेश कितना है? Q। अब ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा? ये R है, ये L है, तो ये पाइथागोरस थ्योरम से कितना हो जाएगा? √r स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। न सिर्फ ये, और ये डिस्टेंस भी वही होगा, √r स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, क्योंकि इधर भी R और ये L, तो √r स्क्वायर प्लस L स्क्वायर होगा। तो ये डिस्टेंस कितना है? AP का होल स्क्वायर, यानी कि √r स्क्वायर प्लस L स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो √r स्क्वायर प्लस होल स्क्वायर का होल स्क्वायर करेंगे तो रूट खत्म हो जाएगा। और इसकी दिशा क्या होगी? चूंकि ये ऋण आवेश है तो P से A की ओर हमने इस चित्र में इसकी दिशा को दर्शा दिया। अब EB यानी बिंदु P पर स्थित आवेश के कारण बिंदु P पर उत्पन्न क्षेत्र की तीव्रता, ये आवेश कितना है? Q। हम लोग को आवेश ही होती है, और दूरी कितनी है? B की P से वही है, √r स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। तो √r स्क्वायर प्लस L स्क्वायर का जब स्क्वायर करेंगे तो रूट खत्म हो जाएगा। और इसकी दिशा क्या होगी? चूंकि ये धन आवेश है तो इससे दूर जाते हुए होगी, तो क्या होगा? B से P की ओर, ये देखिए डायरेक्शन है, हमने शो किया है, B से P की ओर। अब ये और EB उनके बीच का इस कोण को हमने थीटा माना है, तो संगत कोण करस्पॉन्डिंग एंगल कितना होगा? ये भी थीटा होगा, क्योंकि ये दोनों समांतर है, और ये भी थीटा होगा। एक अंतर कोण भी कह सकते हैं इसको, ये दोनों समांतर है तो अल्टरनेट एंगल, तो ये भी थीटा, ये भी थीटा, तो यानी ये और EB के बीच का कोण कितना हो गया? 2 थीटा। तो इनका परिणामी कैसे निकालेंगे? या तो वियोजन मेथड से ही निकाल रहे हैं। EB को हम लोग दो घटकों में वियोजित कर दे रहे हैं। आप देख रहे हैं E और EB दोनों का परिमाण बराबर है ना? E और EB बराबर है मैग्नीट्यूड में, दिशा तो अलग अलग है लेकिन मैग्नीट्यूड दोनों का इक्वल है। तो EB का इस दिशा में घटक क्या होगा? द्विध्रुव के अक्ष के अनुदिश एक तरफ से उसके समांतर, इसको अगर हम नाम M लिख देता हूं तो PM का अनुदिश घटक क्या होगा? या क्षैतिज घटक भी उसको कह सकते हैं। तो क्षैतिज घटक होरिजेंटल कंपोनेंट क्या होगा? EB का थीटा, जिधर कोण लगा होता है, आप वियोजन जानते होंगे, अगर कोई सदिश राशि है और ये कोण थीटा है तो इस दिशा में घटक क्या होता है? A cos थीटा, और उसके लंबवत दिशा में घटक क्या होता है? A sin थीटा। जिधर कोण लगा होता है वो आधार हो जाता है, वो A cos थीटा हो जाता है। और अगर वेक्टर A है, अगर ये कोण थीटा रहेगा तो फिर इधर इसका घटक क्या हो जाएगा? फिर ऊर्ध्वाधर घटक A cos थीटा हो जाएगा, और क्षैतिज घटक कितना हो जाएगा? A sin थीटा। यानी जिधर कोण लगा होता है उधर cos, और उसके लंबवत दिशा में किधर होता है? sin। ये तो वियोजन करने का तरीका होगा जो आप पहले से जानते होंगे, लेकिन फिर भी हमने इसको बता दिया। तो उसी प्रकार
ईबी का इस दिशा में घटक क्या हो जाएगा, ईबी का cos थीटा, और इस दिशा में घटक क्या हो जाएगा, ईबी sin थीटा, और ये का क्या होगा, ये cos थीटा इधर क्षैतिज घटक, और लंबवत घटक क्या होगा, ये sin थीटा। तो हम लोग क्या देख रहे हैं, ईबी sin थीटा व ये sin थीटा दोनों परिमाण में बराबर है, क्योंकि ये और ईबी का परिमाण तो बराबर ही है, और दिशा में क्या दोनों विपरीत है, यानी इक्वल इन मैग्नीट्यूड अपोजिट इन डायरेक्शन। ये क्या करेंगे, दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, निरस्त कर देंगे, इनका परिणामी ऊर्ध्वाधर घटकों का परिणामी तो शून्य हो जाएगा, और दोनों क्षैतिज घटक एक ही दिशा में है, तो इनका परिणामी ही नेट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई होगी। तो नेट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई इक्वल टू क्या होगा, ए cos थीटा प्लस ईबी cos थीटा। अब ये और ईबी दोनों का मान बराबर है, हम रख देते हैं 1/4πε0 q अपान r स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर cos थीटा, और ईबी का भी वैल्यू उतना ही है 1/4πε0 q अपान r स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर cos थीटा, दोनों सेम है, तो क्या हो जाएगा 1/4πε0 2q cos थीटा अपन r स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। क्या किया हमने, q अपान 4πε0 को कॉमन ले लिया है, cos थीटा भी, तो q प्लस q 2q हो जाएगा, या फिर दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, न्यूमरेटर को जोड़ दिया, इसको जोड़ दीजिए, 2q cos थीटा हो गया थीटा। अब इसकी दिशा क्या होगी, क्योंकि दोनों सदिश बराबर हैं ये और ये, तो जब दो सदिश बराबर होते हैं तो उनका परिणामी क्या होता है, ठीक उनके बीचों बीच होता है, यानी नेट वैद्युत क्षेत्र ई की दिशा क्या होगी, वो अगर इसको हमने m लिया है तो pm के अनुदिश ही होगा। pm क्या है, वेक्टर ab के समांतर, ab के समांतर है pm, तो pm नेट वैद्युत क्षेत्र की दिशा क्या होगी, pm के अनुदिश होगी, यानी वैद्युत क्षेत्र की दिशा, विद्युत आघूर्ण की दिशा क्या थी, a से b की ओर, और नेट वैद्युत क्षेत्र की दिशा क्या आ रही है, p से m की ओर, उसके ठीक अपोजिट, यानी निरक्षीय स्थिति में जो वैद्युत क्षेत्र प्राप्त होता है उसकी दिशा विद्युत आघूर्ण की दिशा के विपरीत होती है। खैर पहले हम लोग cos थीटा का मान रख लें, फिर दिशा को लास्ट में मेंशन करेंगे, तो 2q अपान r स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, और cos थीटा क्या होता है, ये समकोण त्रिभुज देख रहे हैं, आधार बटा कर्ण, आधार कितना हो गया l, और कर्ण कितना है √r स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, इससे भी आप ले सकते हैं। तो क्या हो जाएगा 2ql अपान 4πε0, ये मल्टीप्लाई कर देंगे तो r स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर पर 3/2, 2ql p है, और सिंस r स्क्वायर इज ग्रेटर देन एल स्क्वायर, अतः हम लोग क्या लिख सकते हैं, r स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर के प्लेस पे क्या लिख सकते हैं, r स्क्वायर लिख सकते हैं, और 2ql के प्लेस पे क्या लिखते हैं p, तो क्या आ गया ये p अपान 4πε0 r स्क्वायर का 3/2, r स्क्वायर होल टू पावर 3/2, और 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आएगा 1/4πε0 p अपान r3। ये ध्यान दीजिए, निरक्षीय स्थिति में जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता उत्पन्न हो रही है, ध्यान दीजिए, ठीक अच्छी स्थिति के आधे के बराबर है, और इसकी दिशा क्या है, अच्छी स्थिति में जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा आ रही थी उसके विपरीत है, यानी विद्युत आघूर्ण के विपरीत है। अगर इसको हम लोग सदिश रूप में लिखना चाहें तो इसके आगे लिख दे रहे हैं, दिस इंप्लाइज E इक्वल टू 1/4πε0 p अपान r³ माइनस p कैप, तो माइनस हम लोग पहले लिख देते हैं, माइनस पी कैप मतलब परिमाण इसका एक इकाई सदिश है, और दिशा क्या है, p के विपरीत है, यानी अच्छी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की जो उत्पन्न हो रही थी उसकी दिशा क्या थी, p के अनुदिश थी, और निरक्षीय स्थिति में जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा उत्पन्न हो रही है वो p के समांतर एवं विपरीत, विद्युत आघूर्ण के अक्ष के समांतर, अर्थात इसकी दिशा क्या है, इसके विपरीत है। तो इस तरह से
दो बातें हैं, निरक्षित स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का जो परिमाण है अच्छी स्थिति का ठीक आधा आ रहा है और दिशा उसके विपरीत आ रहा है। ये कोई साइन नहीं है, पी कैप है, तो इससे सदिश रूप आ जाता है और सदिश रूप आ गया तो ई के ऊपर भी एरो लगा देते हैं, इक्वल, ठीक है। और ये तो हम लोग देख रहे हैं एक अबिंदु आवेश के कारण जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता उत्पन्न हो रही थी वो क्या हो रहा था, इज प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, और द्विध्रुव के कारण जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता उत्पन्न हो रही है वो क्या उत्पन्न हो रही है, वो फार्मूले से क्या निकल रहा है, इज प्रोपोर्शनल टू 1/r³। तो ये निरक्षित स्थिति के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो ये हम लोग अच्छी स्थिति और निरक्षित स्थिति में उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को गणना किए हैं, उसका फार्मूला के लिए निगमन किए हैं। अब अगले वीडियो में हम लोग किसी भी स्थिति में वैद्युत द्विध्रुव के कारण किसी भी स्थिति में उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और जब किसी वैद्युत द्विध्रुव को वैद्युत क्षेत्र में रखते हैं तो क्या होता है, इस पर डिस्कस करेंगे। थैंक यू।